ठीक है, तो चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से मतलब क्या है? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से मतलब ये है कि बेसिकली वो फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स जिसके अंदर जो भी कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, जो भी कुछ डिसीजंस मतलब कि अकर होते हैं एक कंट्री के अंदर या एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, वो सभी ड्रिवन होते हैं किससे? इलेक्शन से। कहने का मतलब क्या है कि जब भी कहीं पर बात होती है इलेक्टोरल की, तो यहाँ पे मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम एक देश की बात कर रहे हैं या एक कंट्री की बात कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्कूल के अंदर मान लीजिए कि मॉनिटर चुनना जाना है, ठीक है, या फिर हेड बॉय चुना जाना है, ठीक है, तो वहां पे भी हो सकता है कि उसके लिए इलेक्शंस कराए गए हो, ठीक है, उसके लिए वोटिंग हुई हो क्लास के अंदर। तो ये क्या है? ये भी एक तरीके का फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इलेक्टोरल का मतलब समझ में आ गया, कोई भी वो तरीका जिसमें चुनने के लिए, जिसमें चूज करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्शंस का, चुनाव का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो इलेक्शंस है वो एक ऐसा तरीका है जिससे हम डेमोक्रेटिक वे में किसी को चुन सकते हैं। डेमोक्रेटिक वे में चुनने का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है एक ऐसा तरीका जिसके अंदर लोगों का शासन चलता है, ठीक है, जिसमें लोगों की बात को माना जाता है, लोगों की बात को कंसीडर किया जाता है, वैल्यू किया जाता है, ठीक है, तो वो होता है डेमोक्रेटिक। तो इलेक्शंस क्या है? डेमोक्रेटिक वे है जिसमें हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? कोई भी वो पर्सन जिसको हम चुन करके भेजते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने अपने एरिया में अपने विधायक को चुना, अपने जो है वो मान लीजिए कि अपने काउंसलर को चुना, अपने एमपी को चुना, तो ये सब क्या है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक तरीके से पार्लियामेंट में या फिर विधानसभा में हमको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी जगह पर वहां बैठे हैं। क्यों वहां पे हमारे को उन्हें क्यों बिठाना है वहां पे? क्योंकि आप लॉजिक समझिए कि अगर इतने बड़े इंडिया के अंदर अगर हम हर डिसीजन, क्योंकि देखो डेमोक्रेसी है, जनता का शासन है, लोगों का शासन है, तो इतने बड़ी कंट्री के अंदर अगर हम एक एक पर्सन से पूछते रहे कि भाई ये बताओ करें या ना करें, ये बताओ करें ना करें, तो क्या कभी कोई डिसीजन लिया जा पाएगा? नहीं ना। तो इसीलिए क्या किया जाता है? हर एरिया में से कुछ लोगों को रिप्रेजेंटेटिव मान लिया जाता है और उनको चुन करके वहां भेज दिया जाता है, ठीक है। चाहे संसद हो, चाहे आप कह सकते हो कि अपना विधानसभा हो, ठीक है, मतलब कि चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे विधानसभा हो, सबके अंदर भेज दिया जाता है ताकि वो लोग हमारी तरफ से डिसीजन ले सके और उनका डिसीजन हमारा डिसीजन माना जाएगा, ठीक है। मतलब ये माना जाएगा कि ये डिसीजन उन्होंने नहीं लिया है, ये डिसीजन जो वो हमने लिया है। इतनी बात समझ में आ गई? इसके अलावा क्या है? साथ ही में जो मतलब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है वो ये भी इंश्योर करता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोगों की विश के हिसाब से रूल करे। कहने का मतलब क्या है? जब ये सिस्टम लागू किया गया था ना इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जब ये डिसाइड हुआ था कि सभी लोग जो है वो इंडिपेंडेंट वे में चुनाव करेंगे, ठीक है, मतलब कि इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद में जो बंदा इलेक्शन जीत जाएगा वो जाकर के सरकार में बैठेगा और हमारे लिए बनाएगा। तो सोचा ये गया था, प्रोसीजर ये बनाया गया था कि पहले कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो जो पर्सन है वो अपने एरिया में वापसी आएगा और यहाँ के लोगों से डिस्कस करेगा कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप बताइए क्या करना चाहिए। लोगों से उनकी राय लेगा, एडवाइस लेगा और फिर जाकर के वहां पर उसी के हिसाब से वोट करेगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे भी वोटिंग होती है ना कि मान लीजिए कोई एक लॉ है, कोई एक कानून है वो बनाना है, तो वहां पे सबसे पूछा जाता है कि आप सब बताइए ये बनेगा या नहीं बनेगा। तो कुछ लोग उसके खिलाफ वोट करते हैं, कुछ उसके साथ वोट करते हैं। तो कहने को वो जो वोट होता है ना वो इसलिए होता है कि लोगों की विश के हिसाब से वोट देना होता है। लेकिन आज के टाइम पे वो लोग वोट देते किसके हिसाब से? अपनी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से। बात समझ में? जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि बीजेपी ने कोई, अब इस वक्त मेजरली दो ही तरीके की जो है वो लोग है, बीजेपी है या फिर मान लीजिए कि कांग्रेस है, ठीक है। अगर मैं संसद की बात करूं, पार्लियामेंट की बात करूं, तो अभी दो ही तरीके के लोग हैं। तो अब अगर बीजेपी वाले कुछ करते हैं ना तो कांग्रेस वाले बिना सोचे समझे बस उसको अपोज करते हैं, विरोध करते हैं उसका। कांग्रेस वाले कुछ लेके आते हैं तो बीजेपी वाला उसका अपोज कर देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? अब जो एजेंडा है वो चेंज हो गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब वो पॉलिटिकल एजेंडा हो गया कि पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से कि हमारी पार्टी वाले कुछ लाएंगे तो हम उसको हाँ कर देंगे, किसी दूसरे की पार्टी वाले लाएंगे तो ना कर देंगे, ठीक है। उस तरीके का सिस्टम हो गया। लेकिन एक्चुअल में ये सिस्टम होना क्या चाहिए? ये होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से। मतलब जिस एरिया से आप आते हो उस एरिया में वापसी जाओ, वहां के लोगों से पूछो कि क्या करना चाहिए, लोग जैसा कहें वैसा वोट देना चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्शन जो है वो हेल्प करता है वोटर्स को एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चुनने में जो कि उनके लिए कानून बनाएगा, ठीक है, जो कि उनके लिए कानून बनाएगा, उनके बिहाफ पे कानून बनाएगा। मतलब क्या है? ऐसे कानून जो देश के लिए बेटरमेंट के लिए हो और जो आम जनता के बेटरमेंट के लिए हो, ऐसे कानून बनाने के लिए ही हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। इसके अलावा वोटर्स जो है वो ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को हमें चुनना है,
ठीक है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को हमें चुनना है, कौन से लोगों को हमें चुनना है, और क्या वो हमारे लिए सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही। इसके अलावा ये जो इलेक्शन है वो एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को रेगुलर इंटरवल पे चुन सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। क्लास में मैडम ने एक मॉनिटर बनाया, तो क्या ये जरूरी है वो मॉनिटर सही होगा? नहीं ना। थोड़े टाइम के बाद में मैडम रिकंसिडर करती है ना कि वेदर दिस पर्सन शुड बी मॉनिटर और नॉट, है ना। तो वो रिकंसिडर करती रहती है ना, और टाइम टाइम पर जब लगता है कि यार ये मॉनिटर ठीक नहीं है तो उसको चेंज भी कर देते हैं। इसी तरीके से सरकार में भी होता है कि जब लगता है कि यार ये जो पर्सन चुना है वो ठीक नहीं है तो उसको चेंज भी कर दिया जाता है। तो इसीलिए हमारे को हर 5 साल में मौका मिलता है अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव को दोबारा चुनने का, ठीक है, ताकि अगर हमसे पिछली बार गलती हुई है तो इस बार सुधार लो। समझ में आया? इस तरीके से। अब ये जो इलेक्शन डेमोक्रेटिक है वो किस तरीके से चलता है, हर कोई अपनी जो है वो मतलब कि लाइक देखिए, अब आपको समझना है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ये पेपर में आता है 1 नंबर में फॉर श्योर क्वेश्चन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है, जब 18 ईयर्स के ऊपर का हर पर्सन, भले ही वो किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी समुदाय, किसी भी रिलीजन से हो, मैं सबको इंग्लिश में बोल देता हूँ, वो किसी भी कास्ट, किसी भी जेंडर, किसी भी कम्युनिटी या किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, सभी को एक वोट देने का अधिकार है, ठीक है। वन वोट का राइट है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। 3 चीजें बताई मैंने, एक तो 18 ईयर से ऊपर होना चाहिए, मतलब कि एडल्ट होना चाहिए। दूसरा, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी मतलब कि आप कह सकते हो कि कम्युनिटी, किसी भी जेंडर का हो, ठीक है। और तीसरी चीज ये कि एक वोट का राइट है, ठीक है। सबको, सबके वोट की वैल्यू सेम है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत अमीर आदमी है, कोई बहुत बड़ा आदमी है, तो उसके वोट की वैल्यू 4-5 मान ली जाएगी या 10 मान ली जाएगी, ऐसा नहीं है। सबके वोट की वैल्यू सेम है। इसी को बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। क्लियर? नेक्स्ट इज, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा हमारे पास में एज अ पीपल ऑफ इंडिया हमेशा चॉइस होनी चाहिए अमंग्स पार्टीज एंड अमंग्स कैंडिडेट्स। मतलब क्या है, अब सोचो एक जगह है, वहां पे एक ही पार्टी ने एक ही कैंडिडेट चुना है, तो अगर उसको एक वोट भी मिल गया तो मेजोरिटी वोट मिल गए ना उसको। समझ रहे हो? ऐसे समझो, एक जगह पर लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे चुनाव भी होते हैं या चुनाव में हमें वोट देना होता है, नहीं देना होता, किसी को कुछ नहीं मालूम, मान लो, ठीक है। एक बंदा है, वो खड़ा हुआ वहां से और उसने खुद को वोट दे दिया जाके, तो वो बंदा वहां से जीत गया। क्यों? क्योंकि वहां पर एक ही पर्सन खड़ा हुआ है और जो पर्सन खड़ा हुआ है उसको एक वोट मिल गया है, तो बस बात खत्म, वो जीत गया। तो इस तरीके से होता है, मैक्सिमम वोट का सिस्टम होता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये चाइना एग्जाम्पल, ये इस चीज का एग्जाम्पल नहीं हो सकता चाइना, लेकिन हाँ वहां पे क्या है, चाइना में 1 पार्टी सिस्टम है। वहां पे पार्टी में आपको चॉइस नहीं है, लेकिन पार्टी अपने रिप्रेजेंटेटिव को मतलब चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो एग्जैक्टली ये उसका एक तरीके से कह सकते हो कि वो नहीं है, मतलब एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन आपको बस ये समझना है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री वही होती है जहां पे लोगों को पॉलिटिकल पार्टी में भी और कैंडिडेट्स में भी, दोनों में ही चुनने का राइट हो, ठीक है। उनके पास में राइट हो कि किन को चुना जा रहा है, ठीक है। और वो मतलब कि उनके पास चॉइस होना है। आप खुद सोचो ना, आप कोई सामान लेने गए, अगर वहां पे उसके पास में ज्यादा वैरायटी नहीं होती तो कहते नहीं हो क्या, अब ये एक ही तो है, इसको ही ले लूं क्या, है ना। चॉइस तो होनी चाहिए ना, चुनने के लिए कोई कुछ तो चूज करने का ऑप्शन होना चाहिए। तो वो जो है वो मतलब कि चुनने का ऑप्शन जो है वो ना हो तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं मानी जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो इलेक्शंस है वो रेगुलर इंटरवल पे होना बहुत जरूरी है। अगर इलेक्शंस रेगुलर इंटरवल पे नहीं हो रहे हैं तो वो भी एक समस्या है, वो भी एक शो करता है कि जो मतलब की कंट्री है वो एक सही कंट्री नहीं है, या फिर उस कंट्री के अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी जो आपको पता ना, एक नगर निगम के चुनाव होते हैं, एमसीडी के चुनाव होते हैं। वो एमसीडी के चुनाव अभी इसी साल होने थे पहले, ठीक है। अभी इसी साल होने थे, यही सितंबर अक्टूबर के अंदर होने थे, लेकिन नहीं हुए। इस साल कोई चुनाव नहीं हुआ, कोई इलेक्शन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि गवर्नमेंट को ये एहसास हो गया था, ठीक है। बीजेपी इस वक्त रूलिंग पार्टी है, कंट्री में रूलिंग पार्टी बीजेपी है, तो बीजेपी को ये एहसास हो गया था, ये फील हो गया था कि भाई दिल्ली में केजरीवाल बहुत स्ट्रोंग है, ठीक है। तो अगर अभी इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर इलेक्शन कराए गए तो केजरीवाल जो एमसीडी में भी आ जाएगा। तो इस चीज को देखते हुए उन्होंने क्या करवा दिया, इलेक्शन पोस्टपोन करा दिए,
ठीक है, उन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन करा दिया। हालांकि डायरेक्ट ये रीजन नहीं दिया, उन्होंने कोई दूसरे रीजन दिए कि अभी स्टेबल नहीं है, अभी ये प्रॉब्लम है, अभी कोरोना से हम हटे ही हैं, उतनी स्टेबिलिटी नहीं है, लोग उतने अभी फिक्स नहीं, ऐसे ऐसे करके कुछ भी चीजें बहाने दे दिए, लेकिन उनका बेसिक लॉजिक यही था। तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके से अगेंस्ट द डेमोक्रेसी चला गया। क्यों? हम लोग अगर एक आम जनता मान लो कि एमसीडी से परेशान है, तो हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं मिला हमको चेंज करने का। इस साल हमको ऑप्शन नहीं मिला ना, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है, दिस गोज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया, डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ चला गया। इसके अलावा जो इलेक्शंस होते हैं वो फेयर और फ्री एटमॉस्फेयर में होने चाहिए, ठीक है। फेयर एंड फ्री एटमॉस्फेयर में होने का क्या मतलब है, मतलब ऐसा ना हो कि इलेक्शन के अंदर कोई धांधलेबाजी चल रही है, किसी तरीके की कोई ऐसी एक्टिविटीज चल रही है कि एक बंदा ही जा जाके 20-20 बार वोट दे रहा है और कोई देखने वाला नहीं है, सब गड़बड़ हो रही है, ठीक है, वोट हम दे किसी को रहे हैं, पहुंच किसी और को रहा है, तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्री इलेक्शन होने चाहिए, मतलब फेयर इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से। अब ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए इंडिया में क्या फैसिलिटी है, तो उसके लिए इंडिया के अंदर एक कॉर्पोरेशन है, एक संस्था है जिसका नाम क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसकी सैलरी या उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री भी हो ना, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इतना सा बाल विवाह का नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता उसको, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंडर काम करती है, ठीक है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंडर काम करती है। और प्रेसिडेंट तो वैसे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता उसे, है ना। तो इसीलिए जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंट बॉडी होती है और उसी का काम होता है कि इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। समझ में आ गया? हाँ, वही चूज करता है कब इलेक्शन होंगे, कब नहीं होंगे, कैसे नहीं होंगे, किस स्टेट में कब होंगे, डेट्स, सब कुछ वही डिसाइड करता है। इसके अलावा पॉलिटिकल कंपटीशन डीमेरिट्स। अभी जो पॉलिटिकल कंपटीशन कंट्री में चल रहा है, ठीक है, पॉलिटिक्स के ऊपर कंपटीशन चल रहा है ना, ठीक है ना, तो इसके डीमेरिट्स क्या है, मतलब इससे परेशानी क्या है, इससे प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि क्रिएट सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड पार्टी पॉलिटिक्स, ठीक है। इससे जो है वो आप देखो कितने से आपको आपने देखा ही होगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पिछले साल बंगाल में चुनाव हुए, ठीक है, बंगाल में इलेक्शंस हुए, वहां पे इतना आतंक मचाया इलेक्शन के नाम पे, ठीक है, मतलब कितने लोगों को धमकाया गया, मारा गया, पीटा गया, लोग वैसे गन पॉइंट पर ले जाके जो पोलिंग बूथ जो है वो वोट दिलवाए गए। ये सब क्या हो रहा है, दिस शोज कि ये जो इलेक्शन सिस्टम है, ये जो है ये बेसिकली कंट्री को एक तरीके से डिसयूनाइट करता है। डिसयूनाइट से मतलब यूनाइट का मतलब होता है जोड़ना, डिसयूनाइट का मतलब तोड़ना, तो एक तरीके से तोड़ रहा है कंट्री को, डिवाइड कर देता है पॉलिटिक्स जो है वो एक तरीके से। और इसके अलावा आम जनता को बहुत परेशानी होती है इससे, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो बड़े बड़े गुंडे होते हैं, नेता लोग होते हैं, ये अपनी पावर का गलत फायदा उठाते हैं इससे, तो ये सब जो है वो हो रहा है। इसके अलावा इसका एक और प्रॉब्लम ये है कि पार्टीज जो है वो मतलब कि एलिगेशन लगाती हैं एक दूसरे के ऊपर, गंदे आरोप लगाती हैं, किसी के ऊपर रेप का इल्जाम लगा दिया, किसी के ऊपर खून का इल्जाम लगा दिया, किसी को झूठे केस में फंसा दिया, ठीक है, ठीक है, तो ये सब चीजें होती रहती हैं, ठीक है। तो दिस शोज की इससे भी कंट्री की इमेज खराब होती है। अल्टीमेटली आप सोचो, एक दूसरे पे ऐसे ही गंदे इल्जाम लगाते रहेंगे तो जो फॉरेन कंट्री में बैठे हुए लोग इंडिया के इलेक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उनके नजर में तो इंडिया की पॉलिटिक्स या फिर इंडिया की इमेज खराब हो गई ना। तो अल्टीमेटली इससे नेशनल इमेज खराब होती है इंडिया की। नहीं, बात कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है, किसी भी पार्टी की बात करो, कोई भी, दोनों ही कर, सब लोग करते हैं सब। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कैन नॉट बी फॉर्मुलेटेड। इलेक्शन होने से ये भी एक समस्या है कि जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है ना वो फॉर्मुलेट नहीं हो पाती, ठीक है। आप सोचो, मान लीजिए कि मैं प्रधानमंत्री बना और मैंने एक 10 साल का कोई प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, मैंने 10 साल का कोई प्रोजेक्ट बनाया कि 10 साल में मैं ये कर दूंगा और इंडिया ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसे कुछ करके। अब 5 साल हुए, मेरे को आपने दोबारा नहीं चुना, मैं प्रधानमंत्री से हट गया, तो क्या पता मैंने जो प्रोग्राम बनाया था, जो पॉलिसी बनाई थी, वो हो सकता है बिल्कुल सही बनाई हो और उसी से बेनिफिट होना हो। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा प्रधानमंत्री आएगा ना, सबसे पहला हर कोई ये करता है, ठीक है, जब कोई दूसरा प्रधानमंत्री आता है ना तो सबसे पहले क्या करता है, पुराने वाले के काम में गलतियां निकालता है। अब मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, आप कभी यहाँ से ट्यूशन छोड़ के जाना, मतलब जब भी जाओगे, ठीक है, तो जब आप किसी दूसरी ट्यूशन में लगोगे ना और पुरानी वाली कॉपी दिखाओगे, तब से कहेंगे ये क्या करा रखा है, ऐसे तो होता ही नहीं है, ठीक है, ये गलत करा रखा है, ये वाला ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, हर कोई करता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है। कोई टीचर भी आती है ना आपके स्कूल में, तो पुरानी वाली टीचर की गलतियां निकालती है, ऐसे करा रखा था, क्या करा रखा है, गलत करा रखा है, होता है ना। सो इसी तरीके से दिस इज नेचुरल टेंडेंसी कि हम लोगों की आदत होती है कि पुराने वाले पर्सन की गलतियां निकालना, ठीक है ना। तो
इसी तरीके से जो भी नया प्रधानमंत्री आएगा वो पुराने प्रधानमंत्री की गलतियां निकालेगा और जितने पुराने प्रोजेक्ट चल रहे होंगे सब रद्दी में फेंक देगा, ठीक है, उसको पूरा नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाले प्रोजेक्ट्स है वो ऐसे बीच में छूट जाएंगे। क्या पता उससे बहुत बेनिफिट होना हो लेकिन नहीं हो पाता। समझ में आया? तो ये भी एक घाटा है डेमोक्रेटिक सिस्टम। और लास्ट प्रॉब्लम क्या है इसके, डिमेरिट क्या है, गुड पीपल डू नॉट एंटर पॉलिटिक्स। कोई भी अच्छे लोग इसी की वजह से इतने ये जो प्रॉब्लम्स आपको सुनी, इतनी गुंडागर्दी है, इतनी करप्शन है, इतनी ब्यूरोक्रेसी, इतनी प्रॉब्लम्स है, इसी की वजह से कोई अच्छे लोग पॉलिटिक्स के अंदर घुस के राजी नहीं है, ठीक है। आप देखो कोई भी पढ़े लिखे सेंसिबल अच्छे समझदार लोग पॉलिटिक्स में आ ही नहीं रहे, या जो आ भी रहे हैं ना थोड़े बहुत, वो सिर्फ किस लिए आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस है, ठीक है, वो इसलिए आ जाते हैं, ठीक है। जैसे आप देखो डॉक्टर हर्षवर्धन है, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन है दिल्ली के पहले के टाइम पे, दिल्ली के नहीं आई थिंक इंडिया के पहले के टाइम पे चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, हेल्थ मिनिस्टर। आज तक ना इंडिया का इतिहास रहा है कोई भी पढ़ा लिखा आदमी ना ज्यादा टाइम तक मिनिस्टर बन ही नहीं पाया है। क्यों? क्योंकि जो पढ़ा लिखा आदमी होता है उसका सारा ध्यान काम की तरफ होता है, ठीक है, उसका सारा ध्यान चीजों को बेटर करने में जाता है। लेकिन जो उसकी पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो दूसरे लोग होते हैं वो उंगली करते रहते हैं, भैया पैसा पैसा, समझ रहे हो, दिस ऑल आर कनेक्टेड। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक कांस्टेबल है, अगर वो ये सोच के जाए ना मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, मैं कभी रिश्वत नहीं खाऊंगा, तो या तो वो 1-2 साल के बाद में बाहर निकल जाएगा या खुद रिजाइन कर देगा। क्यों? सिंपल सा लॉजिक है, पूरी चेन होती है, करप्शन हमेशा एक चेन में होता है, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए कि ऊपर वाले लोग ही बोलते हैं क्या भाई कलेक्शन नहीं कर रहे हो क्या, इकट्ठा नहीं कर रहे हो क्या माल वाल, समझ रहे हो। तो जब ऊपर वाले लोग नीचे वालों को डंडा देंगे तो नीचे वाले क्या करेंगे, या तो काम छोड़ देंगे अगर वो करप्शन नहीं कर सकते, और अगर करप्शन करना होगा तो फिर वो कर लेंगे। बात समझ में आई? तो दैट्स हाउ करप्शन इज लिंक्ड, ठीक है ना। तो इसीलिए कभी भी पढ़े लिखे लोग, सेंसिबल लोग, समझदार लोग पॉलिटिक्स में घुसते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी सारी पढ़ाई लिखाई गड्ढे में चली जाएगी, सब कुछ उनका खराब हो जाएगा। जो अभी तक इमेज कमाई भी है ना, जो अच्छा वाला इमेज कमाई भी, वो भी सब खराब हो जाएगी। समझ में आ गया? तो ये थे डीमेरिट्स। अब बात करते हैं मेरिट्स की, मतलब कि फायदा क्या है इस सिस्टम का, डेमोक्रेटिक सिस्टम का फायदा क्या है। सबसे पहले तो इलेक्शंस जो है वो इसलिए बेटर है क्योंकि रूलिंग पार्टी को जो है वो, अगर रूलिंग पार्टी कौन होती है, जो अभी काम कर रही है, जो इसका अभी इस वक्त शासन चल रहा है, तो अगर रूलिंग पार्टी अच्छा काम करती है तो उसको एक मौका मिलता है दोबारा सरकार बनाने का। और अगर जो है वो मतलब कि रूलिंग पार्टी ने सच में अच्छा काम किया होता है तो उसे डरने की जरूरत ही नहीं है। मैं सीरियस बात बताऊं, देखो अगर आपने पेपर के लिए पढ़ाई करी है तो डरने की बात ही नहीं है, और अगर पढ़ाई नहीं करी है तो भी डरने की बात ही नहीं है, क्योंकि अब तो आपने कुछ खोया ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं तो पाया ही नहीं, तो खोया हो गया है। तो दोनों ही केस है। तो इसी तरीके से जो डेमोक्रेटिक पार्टीज होती है, जो इस तरीके से मतलब पार्टीज होती है, वो क्या करती है, जो रूलिंग पार्टी है उसको, उसके पास पूरा मौका होता है, पूरे 5 साल होते हैं, चाहो तो बहुत कुछ अच्छा कर लो, और अच्छा करोगे तो वोट मिलते भी। आप चाहे अरविंद केजरीवाल सरकार को देख लो, ठीक है। आई डोंट सपोर्ट एनीवन, ठीक है, मैं बिल्कुल पॉलिटिकल न्यूट्रल आदमी हूँ, ठीक है। मेरे से कोई आप पूछोगे आपका फेवरेट नेता कौन है, तो आई डोंट हैव एनी कमेंट, ठीक है, मेरे पास कोई कमेंट नहीं है, ना मेरे को कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छी लगती है। इट्स जस्ट कि मैं काम देखता हूँ, ठीक है। तो मेरे को अगर जिस पार्टी का काम अच्छा लगता है मैं प्रॉपरली काम के बेस पे वोट देता हूँ, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट शुड बी, ठीक है। तो ये जो पार्टी अच्छा काम करती है उसको दोबारा चुने जाने का मौका मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम चलता है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो है वो अगर जो है वो फोर्स मतलब कि फोर्स करता है पार्टीज और लीडर को परफॉर्म करने के लिए। अब देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, अगले साल दिल्ली में इलेक्शन है, ये जो अब नीचे काम बंद होते देख रहे हो ना, आप देख रहे हो नीचे कुछ काम हो रहा है ना, ये पिछले 4 साल से होना था, ये 4 साल से काम ड्यू हुआ है इस रोड पे, ठीक है। क्यों नहीं हुआ? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अगले साल इलेक्शन है तो इस साल ही बनवाएंगे, इस साल बनवाएंगे तभी तो लोग अगले साल इंप्रेस होकर वोट देंगे। अगर सोचो यही काम 4 साल पहले कर दिया होता तब तक तो फिर से रोड टूट गई होती, तो दोबारा काम करना पड़ता ना। तो इसीलिए जो वो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ये एंड तक काम को बचा के रखती है, ताकि लास्ट में एकदम से सारा काम करके दिखाएंगे तो लोग इंप्रेस हो जाएंगे और वोट देंगे। कहने का मतलब क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज को बाउंड होकर काम करना पड़ता है। तो हम कहते हैं चलो इतना भी सही, कम से कम एक आस तो होती है कि चलो काम हो जाएगा, है ना, इलेक्शन आने पर ही हो काम तो हो जाएगा। तो इस वजह से जो वो ये सिस्टम जो है वो इससे डेमोक्रेटिक सिस्टम होने से ये भी बेनिफिट है कि ना जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है और जो नेता होते हैं उन पर प्रेशर बना रहता है कि काम करके देना भाई, नहीं तो वोट नहीं मिलेंगे, काम करके देना वोट नहीं मिलेंगे, तो एक प्रेशर बना रहता है उनके ऊपर। बात समझ में आ गई? ये थे बेनिफिट्स। अब हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है, हमारा इलेक्शन सिस्टम क्या है, जो सबसे पहले क्या किया जाता है, एक वोटर्स लिस्ट क्रिएट की जाती है।
सबसे पहले क्या किया जाता है, एक वोटर्स लिस्ट क्रिएट की जाती है। हर किसी का नाम 18 ईयर्स से ऊपर के हर पर्सन का नाम वोटर लिस्ट में होता है, ठीक है। और जो पर्सन नया मतलब नया 18 ईयर्स का होता है, फिर वो आकर के उनका नाम वोटर लिस्ट में डाल दिया जाता है। घर घर में आते हैं पूछने कि हाँ जी आपके घर में कोई 18 ईयर का हुआ, 18 ईयर का हुआ। अगर कोई हुआ है तो उसका आधार कार्ड दे दो, फोटोकॉपी दे दो, उसका नाम वोटर लिस्ट में डल जाएगा और थोड़े टाइम बाद उसका वोटर ID कार्ड भी बन जाएगा। उसके बाद क्या होता है, इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाती है कि कब इलेक्शन होगा। और डेट कौन अनाउंस करेगा अभी बताया था मैंने, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी कि इलेक्शन कब होगा। इसके बाद में क्या होता है, पूरी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज वर्ड याद रखना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है पॉलिटिकल डिवाइड, ठीक है। मतलब जब पूरी कंट्री को पॉलिटिकली डिवाइड कर दिया जाता है, हिस्सों में बांटा जाता है, उसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोला जाता है। इसके अलावा क्या है, हमारे यहाँ पर जो वो आपको ये पता होना चाहिए, हमारे यहाँ पर 3 तरीके के चुनाव होते हैं। हमारे यहाँ पे 3 तरीके के इलेक्शंस होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस, ठीक है। हमारे यहाँ पे 3 तरीके के इलेक्शंस होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन यानी कि जो पूरे कंट्री के लिए होते हैं, उसमें लगभग कितनी सीट्स है हमारे पास में, पूरे इंडिया के अंदर 543 सीट्स है, ठीक है। मतलब पूरे कंट्री को 543 सीट्स में बांट दिया जाता है, ठीक है। फिर अगर मैं दिल्ली की बात करूं, जब दिल्ली वाले इलेक्शन होते हैं स्टेट इलेक्शन, तो हमारे दिल्ली के अंदर 70 सीट्स है। पूरी दिल्ली को जब दिल्ली का इलेक्शन होता है तो 70 भागों में बांट देते हैं, 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और जब ये लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है, जब MCD का इलेक्शन होगा, तो हमारी दिल्ली के अंदर 110 सीटें हैं, ठीक है। 110 हिस्सों में बांट दिया जाता है पूरे दिल्ली को। फिर इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको बोला जाता है कि आप अपने अपने मैनिफेस्टो जो है वो निकालो। मैनिफेस्टो क्या होता है वो समझ लो। मैनिफेस्टो वो बुकलेट होती है, वो एक तरीके से मैगजीन कह लो, एक पेपर कह लो, जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी ये बताती है कि अगर हम जीत कर आए चुनाव के बाद अगर हम जीत कर आए तो हम क्या क्या काम कर देंगे, आपकी क्या क्या प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, उसको बोलते हैं मैनिफेस्टो, ठीक है। मैनिफेस्टो याद रखना, इस पे आता है क्वेश्चन मैनिफेस्टो के बारे में, ठीक है, मैनिफेस्टो। और इसके अलावा फिर इसके बाद में क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने इलेक्शन कैंपेन शुरू करती है। इलेक्शन कैंपेन मतलब जिसके अंदर वो ये मतलब प्लानिंग बनाती है पूरी कि हम इस तारीख को यहाँ पर एक जनसभा करेंगे, एक मतलब कि आप कह सकते हो सबको बुलाएंगे, भाषण देंगे, इस तारीख को इस तरफ भाषण देंगे, फिर इस तरफ रोड शो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब कुछ डिसाइड करते हैं। इस तरफ पैम्फलेट्स बांटेंगे, झंडे लगाएंगे, ये करेंगे। तो ये सब क्या है, दिस इज पार्ट ऑफ ऑल इलेक्शन कैंपेन। फिर उसके बाद में इलेक्शन से 2 दिन पहले, इलेक्शन से कहीं जगह पे 2 दिन पहले, कहीं जगह पे 3 दिन पहले कैंपेनिंग बंद करा दी जाती है, ठीक है। कैंपेनिंग बंद करा दी जाती है। फिर इलेक्शन से 2 दिन पहले कोई आपका भी ध्यान देना, अब अगली बार इलेक्शन होगा ना, अब तो पता चल गया ना आपको, तो आप ध्यान देना, इलेक्शन से 2 दिन पहले आप देखना कि कोई रैली नहीं निकलेगी, कोई रोड पे कोई झंडा लेके नहीं निकलेगा, कोई घर घर नहीं आएगा, ठीक है, कोई ऐसे वो रैलियां से नहीं निकलेगी, कुछ भी नहीं होगा, सब बंद हो जाएगा, ठीक है, 2 दिन पहले इलेक्शन से, ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है, फिर भी कुछ डाउट हो तो पूछ लेना।